Hello students, welcome to Magnum IAS. Today we'll start impact of British rule on Indian economy. ठीक है, हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश रूल का इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा था. ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं. तो देयर वाज नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑन इंडस्ट्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल बिकॉज ऑफ. ठीक है, इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज नहीं था. किसकी वजह से? ब्रिटिश रूल में. ऑप्शन है ऑप्शंस ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, स्कार्सिटी ऑफ फॉरेन कैपिटल, स्कार्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और प्रेफरेंस ऑन रिच टू इन्वेस्ट इन लैंड. तो इसमें दो ऑप्शन तो नहीं होंगे. स्कार्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होगा और ये तो कम से कम नेचुरल रिसोर्सेज तो था ही ना. तो प्रेफरेंस ऑफ रिच टू इन्वेस्ट इन लैंड ये भी नहीं होगा. ठीक है. स्कार्सिटी ऑफ फॉरेन कैपिटल का कोई स्कार्सिटी इतना हमें समझ नहीं आ रहा था. फॉरेन कैपिटल इन लोग के पास भी था. फॉरेन कैपिटल का इंडिया का ही कैपिटल इतना था कि ये लोग यूज़ कर सकते थे, लेकिन यूज़ नहीं किया. तो इसका जो बेसिक कारण हो जाएगा ये एब्सेंस ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. हु इंट्रोड्यूस ईस्ट ए मरारी सेटलमेंट. ठीक है, ईस्ट ए मरारी सेटलमेंट किसने वो किया था, इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने. ठीक है, ईस्ट ए मरारी सेटलमेंट. अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि ईस्ट ए मरारी को हम लोग क्या बोलते हैं? ईस्ट ए मरारी को हम लोग परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परमानेंट सेटलमेंट, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लाया गया था. ये ईयर ध्यान रखने के इसलिए है कि क्योंकि कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने को बोल देता है, तो इस वजह से ईयर मैं बार बार बोल देता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टर्म इम्पीरियल प्रेफरेंस वाज अप्लाइड टू. इम्पीरियल प्रेफरेंस किसके लिए यूज़ किया जाता था? ठीक है, तो इम्पीरियल प्रेफरेंस के लिए हम लोग देखते हैं स्पेशल प्रिविलेजेस ऑन ब्रिटिश इंपोर्ट्स इन इंडिया. ठीक है. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बाय ब्रिटिशर्स, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडियन इंटरेस्ट टू डेथ ऑफ द ब्रिटिश और प्रेफरेंस गिवन टू ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट्स ओवर इंडियन प्रिंसेस. तो इसका जो सही आंसर है स्पेशल इम्पीरियल प्रेफरेंस का जो सही आंसर है स्पेशल प्रिविलेज ऑन ब्रिटिश इंपोर्ट्स इन इंडिया. स्पेशल प्रिविलेज ऑन ब्रिटिश इंपोर्ट इन इंडिया. ठीक है. परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड विद जमींदार्स, विलेज कम्युनिटीज, मुकद्दम्स एंड पीजेंट्स. तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जमींदार हो जाएगा. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 5. द गवर्नर जनरल. ये देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा PYQ में पूछा गया. MPPSC, UPPSC, UPPCS मेंस. ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं. विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया. ये तो बेसिक क्वेश्चन कॉर्नवालिस. ठीक है, हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं. ईयर क्या था? 1793. ईयर क्या था? 1793. क्वेश्चन नंबर 6. परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज इंट्रोड्यूस इन ईयर. ये देखिए क्वेश्चन ही आ गई PYQ 2010 से. हालांकि बहुत बार नहीं पूछा गया है, लेकिन जो मेन रीज़न है ईयर याद रखने का क्रोनोलॉजिकल का, अगर कभी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो भी हम लोग कर सकते हैं. ठीक है. द टेंडेंसी फॉर इंक्रीज्ड लिटिगेशन वाज विजिबल आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द लैंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793. द रीज़न फॉर दिस इज नॉर्मली ट्रेस्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन. मेकिंग जमींदार्स पोजीशन स्ट्रॉन्गर विस रैयत. तो जमींदार को पोजीशन को स्ट्रॉन्ग क्यों करेंगे? अगर अंग्रेज हैं तो अपने लिए वो कुछ करेंगे. मेकिंग ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ओवरलॉर्ड ऑफ जमींदार्स, ये भी उतना आगे देखते हैं. मेकिंग जुडिशियल सिस्टम मोर एफिशिएंट. ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है? द टेंडेंसी ऑफ द इंक्रीज्ड लिटिगेशन वाज विजिबल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड सेटलमेंट ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793. द रीज़न फॉर दिस इज नॉर्मली ट्रेस्ड इन दिस प्रोविज़न. ठीक है, इसमें बोला गया कि लिटिगेशन की बढ़ गई थी. लिटिगेशन बढ़ गया था, टेंडेंसी लिटिगेशन की बढ़ गई थी परमानेंट सेटलमेंट के बाद से. तो ये तो पहला तो सही है फिर इस अकॉर्डिंग, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है. ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा. ठीक, कि नन ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों सही हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं हम लोग. अंडर द परमानेंट सेटलमेंट 1793 द जमींदार्स वर रिक्वायर्ड टू इशू पट्टाज टू फार्मर.
विच वर नॉट इशूड बाई मैनी ऑफ द जमींदार। द रीज़न, पट्टा के लिए क्या रीज़न इसमें, तो इसका जो रीज़न है, जमींदार्स वर ट्रस्टेड बाई फार्मर्स, देयर वॉज नो ऑफिशियल चेक अपॉन जमींदार्स, इट वॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, द फार्मर्स वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग पट्टास। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा देयर वॉज नो ऑफिशियल चेक ऑन जमींदार्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन बिहार। द जमींदार्स वर डिप्राइव्ड ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड। नहीं, ओनरशिप के लिए डिप्राइव तो नहीं हुए थे, जमींदार को तो ओनर बना दिया गया था। द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड वॉज मेड हेरिडेटरी एंड ट्रांसफरेबल फॉर जमींदार्स। लैंड रेवेन्यू वॉज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड या अबोलिशन ऑफ जमींदारी। तो अबोलिशन ऑफ जमींदारी भी नहीं है, इससे जमींदारी तो पनपी थी। तो राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड वाज मेड हेरिडेटरी एंड ट्रांसफरेबल फॉर जमींदार्स, या लैंड रेवेन्यू वाज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड। तो ये देखिए दोनों लगभग हम लोग को सही लग रहे हैं, लेकिन इसमें जो एकदम सही आंसर है वो है बी। ठीक है, हम लोग कई बार ऐसा होता है कि 50-50 एलिमिनेट कर लेते हैं, फिर वहाँ पे हम लोग को ये देखना होता है कि कौन सा ज़्यादा सही है। ठीक, तो जो ज़्यादा सही होगा वही लगा देंगे। इन द राइट्स ऑफ टेनेंट्स ऑन लैंड इन बंगाल एंड बिहार वर गिवन टू बंगाल टेनेंसी एक्ट। मतलब बंगाल टेनेंसी एक्ट कब लॉन्च हुआ था, तो 1885। अभी हम लोगों ने कल एक 1881 में पढ़ा था दशकीय जनसंख्या, मतलब डिकेडल पॉपुलेशन की काउंटिंग जो होती थी वो कब चालू हुई थी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। 1871 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में क्या चालू हुआ था, पहली बार जनगणना हुई थी। और फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन कब चालू हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल से फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन चालू हुआ था। ठीक है, तो हम लोग कभी कभी ऐसे करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें रिवाइज भी कर लिया करेंगे पिछले से। थॉमस मुनरो इज एसोसिएटेड विद लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। कौन सा, थॉमस मुनरो और एक और लोग हैं, अलेक्जेंडर रीड। थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड। ठीक, थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड दोनों लोग किससे सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट से तो कॉर्नवालिस से 1793। महलवाड़ी सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट, या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है रैयतवाड़ी से। अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो किससे रिलेटेड हैं, तो ये रैयतवाड़ी सेटलमेंट से हैं। हु स्टार्टेड द रैयतवाड़ी सिस्टम, थॉमस मुनरो। ठीक, रैयतवाड़ी सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश इन बंगाल, मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो इसका जो हो जाएगा मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ, तो मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं कि रैयतवाड़ी सेटलमेंट तो हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, तो रैयतवाड़ी सेटलमेंट के साथ एक ट्विस्ट है, अभी तक पता नहीं आप लोगों ने कितने लोगों ने इसको कैच किया होगा, लेकिन मैं बताता हूँ। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था, आई एम सॉरी पेन नहीं ऑन था। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1792 टू। ठीक है, 1792 1790 से 1792 तक हुआ था। ठीक है, तो 1792 में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन किया गया था टीपू सुल्तान के साथ में, जिसमें टीपू सुल्तान से स्पेशली 12 महल का एरिया लिया गया था। 12 महल, ठीक है, 12 महल का एरिया लिया गया था। तो इस 12 महल के एरिया में इन लोगों ने रैयतवाड़ी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करी थी। 12 महल में 1792 में किसने इंट्रोड्यूस किया था, अलेक्जेंडर रीड ने। ठीक है, अलेक्जेंडर रीड ने इंट्रोड्यूस किया जब ठीक ठाक चल गया था, जब ठीक ठाक ये रैयतवाड़ी सिस्टम आगे चल पड़ा था। तो गवर्नर थे उस समय मुनरो, तो थॉमस मुनरो जो गवर्नर थे, 1820 में इन्होंने रैयतवाड़ी सेटलमेंट स्टेब्लिश की थी। सबसे पहले किसने किया था, अलेक्जेंडर रीड ने। कब किया था, 1792 में, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद में। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में जो टीपू सुल्तान को फोर्स कर दिया ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम में कि अपना आप आधा राज्य हमें दीजिए, और उसमें स्पेशली इन लोगों ने 12 महल का एरिया लिया था। तो जो 12 महल का एरिया है वहाँ पे ट्रायल बेसिस पे अलेक्जेंडर रीड ने क्या किया था, रैयतवाड़ी सिस्टम चालू किया था, और उसको 1820 में फाइनलाइज किसने किया, पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन वो किया था थॉमस मुनरो ने। थॉमस मुनरो कौन था, गवर्नर थे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
इन ब्रिटिश सिस्टम रैयतवाड़ी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन वाज प्रेवलेंट इन। तो प्रेवलेंट तो कहाँ पे था ब्रिटिश सिस्टम में? स्पेशली साउथ इंडिया में ही होगा। क्यों, क्या कहते हैं आप लोग? साउथ इंडिया में 12 महल के एरिया में 1792 में चालू हुआ था, और 1820 में ये अलेक्जेंडर रीड ने चालू किया था, ये ध्यान रखिएगा। और 1820 में किसने चालू किया? वहाँ के गवर्नर थॉमस मुनरो ने। ठीक। व्हेन वाज द फर्स्ट टी कंपनी इस्टेब्लिश्ड इन आसाम? टी कंपनी सबसे पहली बार असम में कब इस्टेब्लिश की गई थी? 1839 को। ठीक है। हु इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया किसने दिया था? इसका ऑप्शन है एम एन रॉय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, दादा भाई नौरोजी। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, इसकी तो आंसर आपको आना चाहिए। इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। ये थ्योरी इकोनॉमिक ड्रेन, ये तो चलिए आ गया। एक है CDS का PYQ है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के राइटर कौन है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। राइटिंग के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा गाइस। तो इसके जो राइटर हैं RC दत्त हैं। कौन है? RC दत्त। ठीक, कौन है? RC दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के। ठीक। हु एमंग द फॉलोइंग लीडर्स डिड नॉट बिलीव इन द ड्रेन थ्योरी ऑफ दादा भाई नौरोजी? इसमें से कौन से नेता थे जो दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी से एग्री नहीं करते थे? तो ये थे सर सैयद अहमद खान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथोराइज द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? सॉरी गाइज, हु ऑथर्ड द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? आई थिंक इसका भी आंसर आप लोग जानते ही होंगे, तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। दादा भाई नौरोजी। द 19, हु कंसिडर्ड द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी इज डिस्गस्टिंग इन इंडिया? किसने कंसिडर किया था ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी एक घृणा योग्य, मतलब बहुत अच्छी नहीं है? तो BG तिलक, दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स या एडम स्मिथ? तो इसका जो सही आंसर है कौन है? कार्ल मार्क्स। ठीक है। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने दादा भाई नौरोजी किया होगा। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर लेकिन कार्ल मार्क्स है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन द ड्रेन थ्योरी एज propounded by दादा भाई नौरोजी? The resources of a country being utilized in interest of Britain, that part of an Indian national wealth or total annual product was being exported to Britain for which India got no material returns, that the British industrialists were being given an opportunity to invest in India under the protection of imperial power, या फिर that the British good were being imported to the country making it poor day by day? तो जो ड्रेन थ्योरी है, देखिए लगभग इसमें सारे आंसर मिलते जुलते लग रहे हैं। तो इसका ड्रेन थ्योरी का जो है ये है कि हमारे पास से धन चला जा रहा है लेकिन हमें कुछ मटेरियल बेनिफिट नहीं हो रहा है। बेसिकली आप क्या करते हैं, अगर कुछ खरीदने जाते हैं तो आप अगर पैसा दे रहे हैं तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे बदले में? कि हमें कुछ मटेरियल बेनिफिट होगा या फिर कोई सर्विस हमें मिलेगी। लेकिन यहाँ पे तो बस धन जा रहा है, पैसा हमें कुछ मिल तो रहा नहीं है। तो इस वजह से यही हमारा पॉइंट जो है वो सही होगा। बाकी पॉइंट्स सही हैं, कई सारे पॉइंट्स इसमें एक दो पॉइंट और हैं जो सिमिलर हैं, लेकिन बेसिकली यही सही आंसर है। विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया, होम चार्जेस। ये देखिए होम चार्जेस देखिए क्या था, मैं आपको पहले सरल भाषा में समझा देता हूँ फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। होम चार्जेस ये था कि जैसे कि यहाँ पे कोई अगर सर्विस दे के गया है कोई आर्मी ऑफिसर और रिटायर में होने के बाद वो लंदन चला गया है, तो अब उसका पेंशन इंडिया के फंड से जाएगा। और कुछ भी वहाँ पे ख़रीदना हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि वहाँ पे जैसे कि पाउंड को चेंज कराना है तो वहाँ पे वो लोग पाउंड ले लेते थे और उनको लिख के कुछ नोटिस एक कोई पेज पे लिख के दे देते थे। वो व्यापारी यहाँ इंडिया आके वही जाके किसी ऑफिस में जाएगा ब्रिटिश के, वो यहाँ से रुपया ले लेगा, लेकिन पाउंड वो इंडिया नहीं आएगा, पाउंड वो वहीं पे ही रहेगा। तो इस वजह से भी हमारा ड्रेन होता रहा पैसे का। ठीक है। तो हम लोग अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आंसर पढ़ते हैं, सॉरी ऑप्शन पढ़ते हैं। फंड यूज टू सपोर्ट द इंडियन ऑफिस इन लंदन। ठीक है। फंड यूज टू पे सैलरीज एंड पेंशंस ऑफ द ब्रिटिश पर्सनल एंगेज्ड इन इंडिया। ओके। फंड यूज्ड फॉर वेजिंग वॉर्स आउटसाइड बाय द ब्रिटिश। अब इसमें आप लोग आंसर सोचिए जिस हिसाब से मैंने बताया है। ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा 1 और 2 ओनली ही होगा। ठीक है। तो फंड्स यूज टू
सपोर्ट द इंडियन ऑफिस इन ब्रिटेन इन लंदन। लंदन में जो इंडियन ऑफिस था उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ से ही फंड जाता था। फंड यूज टू पे सैलरीज एंड पेंशंस ब्रिटिश पर्सनल इंगेज्ड इन इंडिया। तो सैलरीज और पेंशन तो दे ही रहे थे, ये तो अभी हमने आपको बताया। और जो ये वाला बताया था सपोर्ट इंडियन ऑफिस इन लंदन, तो इंडियन ऑफिस में कैसे कि जैसे किसी तरीके से कोई व्यापारी उनके पास गया कि हमें इतने पाउंड को कन्वर्ट करना है रुपए में, मान लीजिए 100 पाउंड को कन्वर्ट करना, 100 पाउंड का वहाँ पे जितना भी वैल्यू रहा हो, तो वो पाउंड रख लेते थे वहीं पे और एक पर्ची में लिख के दे दिया, आप इंडिया जाके इस ऑफिस से कलेक्ट कर लीजिए पैसे। तो ये एक तरीके से उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये होम चार्जेस हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, हु ऑफ द फॉलोइंग वर इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्य अय्यर और या फिर आर.सी. दत्त। आर.सी. दत्त की अभी हम लोगों ने एक किताब देखी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और ड्रेन थ्योरी जो देखा दादा भाई नौरोजी की। और जो सुब्रमण्य अय्यर हैं ये कौन है? द हिंदू के एडिटर हैं, द हिंदू के एडिटर हैं ये सुब्रमण्य, जी सुब्रमण्य अय्यर। इन्होंने ही शायद चालू किया था द हिंदू, एक बार ये कंफर्म कर लिया, लेकिन ये द हिंदू के ही एडिटर हैं, ये श्योर है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा 1, 2 एंड 3, इन तीनों ने कॉलोनियलिज्म की जो क्रिटिक, इकोनॉमिक क्रिटिक हैं ये तीनों, ठीक। IAS में 2015 में पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, द मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय दादा भाई नौरोजी टू कॉज इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज दैट? इसका क्या रीज़न है? तो क्वेश्चन नंबर 22, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 22, हाँ सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय दादा भाई नौरोजी टू कॉज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज दैट ही एक्सपोज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश, interpreted the ancient text and restored the self-confidence of Indian, stressed the need for eradication of all social evils and before anything else। तो इसका जो सही आंसर है क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? 23 क्वेश्चन का क्या क्या ऑप्शन सही है? ओनली 1, ठीक है। अब इसमें असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। असर्शन, जनरली इंडिया हैड अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ टुक द फॉर्म ऑफ अनरिक्वायर्ड एक्सपोर्ट, तो इसका तो ए होगा, एक्सप्लेनेशन भी है और दोनों सही भी हैं इंडिविजुअली। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द रैयतवाड़ी सेटलमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रेंट वाज पेड डायरेक्टली बाय द पीजेंट्स टू गवर्नमेंट। किसके बारे में पूछा गया? रैयतवाड़ी सेटलमेंट के बारे में पूछा गया, ये ध्यान रखिएगा। द रेंट वाज पेड, मतलब रैयतवाड़ी में क्या है, रैयत ही जो है वो किसान, जो वही लोग डायरेक्ट वो पे करेंगे, लैंड रेवेन्यू पे करेंगे टू द गवर्नमेंट को, ठीक है। ये तो सही हो जाएगा। द गवर्नमेंट गेव पट्टास टू रैयत, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट ने ही पट्टा दे दिया, ये भी सही है। द लैंड वर सर्वेड एंड असेस्ड बिफोर द बीइंग टैक्स्ड, ये भी ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा C, 1, 2 एंड 3। थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। बस कनेक्ट रहिए आप मेरे से, ठीक। चलते हैं, कल मिलते हैं, गुड नाइट।